क्वेश्चन। बच्चे कल हमने एफएम सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था और एफएम सब्जेक्ट में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था द टॉपिक ऑफ लीवरेजेस। लीवरेज टॉपिक में भी हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग लीवरेज की। आप में से कोई भी बच्चा मुझे अगर ऑपरेटिंग लीवरेज डिफाइन कर सके तो व्हाट डू वी मीन बाय ऑपरेटिंग लीवरेज, मतलब क्या है, चाहे हिंदी में बता दो। हाँ, आगे रिस्क लेवल, आगे कंटिन्यू करो रोहित। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, डेफिनेशन रोहित आप कंटिन्यू करो। रिस्क लेवल आगे किसकी वजह से? रिस्क लेवल इन दी ऑपरेशन एक्टिविटीज, इन दी ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। आपने बिल्कुल ठीक बताया, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रिस्क। बट रिस्क किस बात का? ओनली फिक्स्ड कॉस्ट का। देखो, आउटपुट बिकता है, आउटपुट बिकता है तो वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो ही जाएगी। हम अपने पास सेलिंग प्राइस तो ऐसे सेट करके चलते ही चलते हैं कि हमारी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो ही रही है। कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन तो पर यूनिट पॉजिटिव में आ ही रही है। बात ये होती है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कहीं इतने नीचे ना गिर जाएं कि टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट को संभाल ना पाए। तो अल्टीमेटली रिस्क किस बात का है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ठीक है जी। अच्छा, जो ऑपरेटिंग लीवरेज की डेफिनेशन है वो उसके फॉर्मूला से निकल कर आती है। एक फॉर्मूला तो आपने मुझे बताया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बट एक परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भी है। क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इस फॉर्मूला से ऑपरेटिंग लीवरेज की एक डेफिनेशन भी निकल कर आ रही है कि इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी ड्यू टू चेंजेस इन सेल्स। ठीक है जी। चलो, अब ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करने का या मेजर करने का फायदा क्या है? हमने अगर वो एक मेजर निकाल लिया 1.1 या हमने वो एक मेजर निकाल लिया 7 टाइम्स, बताओ जी ये 1.1 या 7 की सिग्निफिकेंस क्या है? आखिर क्यों निकालनी ऑपरेटिंग लीवरेज? रिस्क की बात है जी। अगर एक कंपनी फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर रही है कि उस ड्यू टू रिसेशन उसका आउटपुट 20% से गिर जाएगा, तो उसको हर एक सिनारियो के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट, अगर आउटपुट 20% से गिरा तो इस सिनारियो में हमारे पास क्या होगा? फिक्स कॉस्ट कम होगा। नहीं, आउटपुट कम हुआ तो फिक्स कॉस्ट तो बच्चे वही रहेगी, कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। अल्टीमेटली फिक्स कॉस्ट का तो मतलब ही वही होता है ना कि जिसने आउटपुट के हिसाब से बदलना नहीं होता, जो है सो है। बेसिकली अगर मेरे पास आउटपुट डिक्लाइन कर रहा है तो आउटपुट के साथ सेल्स वैल्यू डिक्लाइन करेगी। अच्छा, सेल्स वैल्यू डिक्लाइन कर रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्लाइन कर रहा है, बट कहने का मतलब दोनों को एडजस्ट करके कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन करेगी। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट ने तो सेम ही रहना होता है। अगर कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन करगी मतलब ईबीआईटी डिक्लाइन कर गया। तो हम बार 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 कि आउटपुट 5% से गिरा तो क्या होगा, आउटपुट 10 से गिरा तो क्या होगा, 15% से गिरा तो क्या होगा, हमें बार बार ये इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ना पड़े। हम सीधा क्लियर कट बता पाए, अगर सेल्स गिरेंगी 10% से और अगर ऑपरेटिंग लीवरेज 1.1 है मतलब ईबीआईटी गिरेगा 11% से। अगर सेल्स गिरेगी 10% से और ऑपरेटिंग लीवरेज 7 टाइम्स है मतलब ईबीआईटी गिरेगा 70% से। क्लियर कट बिजनेस को इन वन गो पता चल जाए कि उसके ईबीआईटी पर इंपैक्ट क्या आने वाला है। क्लियर जी ये चीज? ऑल राइट। कल हमने कुछ एनालिसिस वाला पार्ट भी किया था। वो एनालिसिस में हमने समझा कि अगर हायर फिक्स्ड कॉस्ट होती है तो ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर भी हायर आएगा। अच्छा, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हायर है तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक इवन पॉइंट भी हायर ही होगा। मतलब कंपनी ईबीआईटी जीरो कब ला पाएगी? बहुत, जब उसको बहुत ज्यादा यूनिट बेचने पड़ेंगे क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई चल रहा है। ठीक है जी। और अगर मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट छोटा सा चल रहा है तो ब्रेक इवन कब आएगा? थोड़े कम लेवल ऑफ आउटपुट पर, मतलब जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेंगे। ठीक है जी। एक हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज में क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3। आइए जी, आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी। Following summarizes the percentage changes in operating income, percentage changes in revenues and betas for 4 pharmaceutical firms। हमारे पास 4 फर्म्स हैं जी। हमारे पास इनका चेंज इन रेवेन्यू, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम और बीटा गिवन है।
रिक्वायरमेंट में, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ दीज फर्म्स, कमेंट ऑल्सो, and then use the operating leverage to explain why these firms have different beta. सबसे पहली रिक्वायरमेंट पर फोकस कीजिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब भाई ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर करना। ठीक है जी, ऑपरेटिंग लीवरेज का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है? परसेंटेज चेंज। जी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये मिल जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम का ही दूसरा नाम ईबीआईटी है। एंड परसेंट डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वही चेंज इन रेवेन्यू। हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट तो आंसर हो जाएगी। चलिए जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3। ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, जिसको हम ऑपरेटिंग इनकम भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स मतलब रेवेन्यू। और फिर आप वन बाय वन सभी फर्म्स के लिए ये मेजर कैलकुलेट कर लें। फर्म सबसे पहले पीक्यूआर लिमिटेड। हाँ जी, इसमें परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम है 25 और ये 27। ये आंसर आपके पास तकरीबन 0.926। फिर आरएसटी लिमिटेड 1.28। हाँ जी, ये कितना आ रहा है मैम? लास्ट में डब्ल्यू एक्स वाई की? मैम एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ जी, यशिका ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है। ये क्वेश्चन में एक ड्राफ्टिंग एरर है कि हमारे पास लीवरेज का आंसर कभी भी 0 to 0.99 पॉसिबल ही नहीं है, और कल मैंने आपको ये प्रूफ करके भी बताया था क्यों पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन की तरफ से ये ड्राफ्टिंग एरर है कि जी सेल्स इन्होंने इंक्रीज करवा दी 27% से, बट ईबीआईटी बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है डीमैग्नीफाई होकर, डीमैग्नीफाई होकर मतलब कम परसेंटेज से, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है जी, हम या तो बोलते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, सेल्स चेंज हुई 27% से, ईबीआईटी भी चेंज होगा 27% से, राइट है जी, या तो वो पॉसिबिलिटी होती। बट अगर हल्की सी भी छोटी सी भी अमाउंट है फिक्स्ड कॉस्ट की, इवन एज नॉमिनल एज 10 रुपीज, तब भी हम बोलेंगे ईबीआईटी ने तो मैग्नीफाई ही होना है, ये परसेंटेज 27 से ऊपर ही आती हमेशा और हमेशा। तो दिस इज अ ड्राफ्टिंग एरर फ्रॉम द क्वेश्चन, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है। बट थिंग इज ये आपके स्टडी मॉड्यूल में या जहां पे भी प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन था, तो अलग अलग सोर्सेज में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन चल रहे हैं, और आज तक आईसीआई ने वहां पर करेक्शन नहीं की है। आपके सामने चीज आ गई, आप आंसर कर दो, बट आप ब्लैंक नहीं छोड़ कर आएंगे बेसिकली। ठीक है जी, इवन हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे आईसीआई के रीसेंट जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं उसमें तक ड्राफ्टिंग एरर्स हैं। स्टिल किसी ना किसी तरह हम अपना जबरदस्ती का जुगाड़ कर लेते हैं वहां पर। ठीक है जी, चलो, सभी के पास ये आंसर आ गया? मैम, हाँ जी। मैम आपने मेरी बुक डिस्पैच कर दी? वैभव, मुझे आई एम येट टू कंफर्म दिस फ्रॉम प्रीति मैम जो हमारे ऑफिस में है। ओके मैम। ठीक है जी, चलो, अब हमारे पास
कमेंट पूछा यहाँ पर फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, कमेंट। हाँ जी। अब कमेंट में हम क्या बोलेंगे कि हर फर्म का अपना अलग अलग ऑपरेटिंग लीवरेज आ रहा है। कहने का मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज इज लेवल स्पेसिफिक। लेवल स्पेसिफिक का मतलब कोई फर्म अगर अलग आउटपुट बेच रही है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी अलग है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर भी अलग आएगा। रादर सेम फर्म में अगर हम आउटपुट लेवल चेंज कर दे, जी पहले फर्म बेच रही थी 10,000 यूनिट्स मान लो, और फिर फर्म बेच रही है 15,000 यूनिट्स, आप इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाओ, इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाओ, और दोनों जगह कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी का फॉर्मूला लगाओ, दोनों जगह आंसर अलग अलग ही आने वाला है। सो आउटपुट स्पेसिफिक बोल दो या लेवल स्पेसिफिक बोल दो, कि जहां पर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, जहां पर इवन इंफॉर्मेशन छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट लेवल भी चेंज कर दोगे, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर तो बदल ही जाता है। तो कमेंट लिख लीजिए बस एक लाइन में, दैट सबसे ज्यादा इस लेवल पे फोर्थ फॉर्म है फिर। मैं देख लेती हूँ। हाँ जी, फोर्थ फर्म। इनफैक्ट ये हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट का कमेंट भी है। और फिर मतलब 1.905 मतलब वो कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हो। 1.905 का मतलब कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी का 1.905 गुना है। ईबीआईटी का 1.905 टाइम्स है। ठीक है, जैस जितना ऑपरेटिंग लीवरेज का नंबर बढ़ेगा, ये देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये नंबर जितना हाई है, कहने का क्या मतलब है कि कंट्रीब्यूशन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू ईबीआईटी। मुझे बताओ, कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी फिगर हो गई, मान लो कल के क्वेश्चन में थी 30 लाख, और ईबीआईटी बहुत ही छोटी फिगर रह गई थी 5 लाख, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर कितना आ रहा था 6 टाइम्स। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि फिक्स कॉस्ट 6 टाइम्स नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो 25 लाख थी। कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन 30 लाख होना बड़ी अच्छी बात है जी, बट उस कंट्रीब्यूशन ने फिक्स्ड कॉस्ट को संभाला है, हायर फिक्स्ड कॉस्ट को बहुत ज्यादा संभाला है, रिजल्टिंग ईबीआईटी फिगर तो छोटी सी रह गई। प्रॉफिट कम आ रहा है, मतलब प्रॉफिट कम आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आ रहा है। कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन अच्छी होने के बावजूद भी ईबीआईटी इतना अच्छा नहीं बचा पाए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हाई थी। यही कह सकते हैं कि 30 लाख तो बस 5 लाख रुपए कमाए उसने। बिल्कुल, 30 लाख कंट्रीब्यूशन से अल्टीमेटली ईबीआईटी निकला 5 लाख का, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन बहुत हाई चला गया। ठीक है जी। तो जो ये हाई नंबर है 6 टाइम्स, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी का 6 गुना है। कहने का मतलब जो बीच की फिगर थी फिक्स्ड कॉस्ट, वो बहुत बड़ी फिगर थी। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, सो ऑपरेटिंग लीवरेजेस लेवल स्पेसिफिक, ये कमेंट देकर हमने छोड़ दिया। आइए अब सेकंड रिक्वायरमेंट पर आइए। सेकंड रिक्वायरमेंट आपसे क्या पूछ रही है, यूज द ऑपरेटिंग लीवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दीज फर्म्स हैव डिफरेंट बीटा। ये क्वेश्चन आपको बीटा भी बता रहा है बच्चे, बीटा भी बता रहा है, और आप चेक करो ये बीटा इंक्रीज हो रहा है, पीक्यूआर का 1 है, उसके बाद हर फर्म का बढ़ता गया। ऑपरेटिंग लीवरेज को लेकर भी तो आप ये बोल सकते हैं कि पहली फर्म की कम थी और उसके बाद बढ़ती गई। कहने का मतलब जिस फर्म का ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है, उसका बीटा भी हाई है। अब आपने ये एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों। कल तो हमने इसको एक पॉइंट में वर्बली समझा था, अब प्रॉपरली हम लिख के समझते हैं। देखिएगा, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज implies हायर रिस्क। लिखते रहिए साथ साथ, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इंप्लाइज हायर रिस्क इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर। फिक्स्ड कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर, इट मीन्स that even if there is small change in output, EBIT will get changed significantly. यही मतलब है जी ऑपरेटिंग लीवरेज का, एक बार पढ़ के देख लो। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है, इसका क्या मतलब है
कि a very small percentage change in sale could lead to a very high percentage change in EBIT. यही मतलब होता है जी ऑपरेटिंग लीवरेज का. चलो, बीटा is a coefficient which indicates sensitivity of market price of companies, market price of companies, securities in response to market changes. If a firm has high fixed operating cost, a very small expected decrease in output would lead to higher expected decrease in EBIT. Due to this expectation, market price of such company will go down rapidly, thus indicating high beta. Thus indicating high beta. हाँ जी, ये जो एक्सप्लेनेशन है बच्चे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन लिखवाई गई है. एज लॉन्ग एज आपको चीजें क्लियर है, आप एक्चुअली एग्जाम में इसको 2 लाइनों में मेंशन करके आ जाए. व्हाट डू वी मीन बाय बीटा, व्हाट डू वी मीन बाय ऑपरेटिंग लीवरेज. एंड बीटा का ये मतलब है कि देखो, अगेन बीटा भी एक नंबर है. देखो, एक होता है कि हमने बिना कोई नंबर निकाले ये बोल देना कि मार्केट में हल्का सा चेंज आया, कंपनी ए का शेयर वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है. ठीक है, तो हाई फ्लक्चुएशंस कहां पर है, ए में है. और जो कंपनी बी का शेयर है वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, इसमें हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं यहाँ, या इसमें हम ऐसे बोल देते हैं लो फ्लक्चुएशंस है. अब ये हाई फ्लक्चुएशन, लो फ्लक्चुएशन, फिर भी हम बोल देंगे कि एक क्वालिटेटिव चीज है, हमने कोई नंबर नहीं बताया कितनी हाई या कितनी लो, तो वो एक जो नंबर है वो नंबर कहलाया जाता है बीटा. हाँ, अगर बीटा मोर देन 1 है, मतलब देखो क्या होता है, जो हमारे पास मार्केट पोर्टफोलियो है, जैसे हमारे पास सेंसेक्स है या निफ्टी है, निफ्टी में 50 सिक्योरिटी है, तो निफ्टी का ओवरऑल बीटा आप 1 बोलते हैं. और निफ्टी में ही एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी है जिसका बीटा मोर देन 1, लेटर से 1.4 हो गया. कहने का मतलब, अगर निफ्टी बढ़ेगा 10% से, इंडिविजुअल सिक्योरिटी बढ़ जाएगी 14% से. नहीं नहीं, निफ्टी का बीटा तो 1 है, जो मार्केट पोर्टफोलियो उसका बीटा 1 है. तो अगर मार्केट ऊपर जाती है 10% से, इंडिविजुअल सिक्योरिटी चली जाएगी ऊपर 14% से. बीटा लेस देन 1 भी हो सकता है. लेटर से बीटा एक कंपनी बी का 0.7 है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी 1% से, इस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा 0.7%. तो इतना ऊपर भी नहीं जाएगा. ठीक है जी, ये भी पॉसिबिलिटी है. तो मतलब ये लो फ्लक्चुएशंस वाली हो गई. कंपनी मतलब शेयर होल्डर से लोअर ही प्रेफर करेंगे ना. अगेन इट्स ऑल अबाउट शेयर होल्डर की रिस्क एपिटाइट क्या है. बिकॉज शेयर होल्डर तो ये भी चाहेगा ना कि अल्टीमेटली अगर वो कैलकुलेटेड डिसीजंस ले रहा है तो उसको तो मोर देन पोर्टफोलियो रिटर्न चाहिए, मोर देन एवरेज पोर्टफोलियो इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न दे दे.
तो इट डिपेंड्स अपॉन रिस्क एपेटाइट ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ठीक है जी। तो अब आप सोचो एक बारी, हम हाई बीटा को हाई ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ कोरिलेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक कंपनी जिसके पास फिक्स्ड कॉस्ट बहुत हाई लेवल का है, उसके शेयर होल्डर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे ड्यू टू एनी इकोनॉमिक चेंज, या गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ गया, या रिसेशन आती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसी कंपनी के शेयर होल्डर सबसे पहले भागेंगे। वेराज एक कंपनी जिसके पास लो अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है, उसके शेयर होल्डर इतनी जल्दी नहीं भागते। नहीं भागते मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा रैपिडली सेलिंग नहीं होगी शेयर्स की। रैपिडली सेलिंग नहीं होगी तो मतलब मार्केट प्राइस भी इतना रैपिडली चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। तो लो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब लो बीटा, वही लो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब लो ऑपरेटिंग लीवरेज। हाँ जी बताइए, क्लियर हो गया ये सभी को? ऑल राइट। चलिए जी, ऑपरेटिंग लीवरेज का मेंशन आगे के पूरे चैप्टर में भी आता रहेगा, बट नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब जहां आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज आ रही थी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर, अब फाइनेंशियल लीवरेज आएगी ईबीआईटी के बाद भी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ इनकम स्टेटमेंट में है, नेमली इंटरेस्ट, नेमली प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है जी। अब इनके फिक्स्ड वैल्यू होने की वजह से रिस्क है। रिस्क मतलब फेवरेबल सिनारियो में, फेवरेबल सिनारियो मतलब अगर ईबीआईटी बढ़ गया, सोचो ईबीआईटी बढ़ गया, इंटरेस्ट ने अपनी वही जगह रहना है, प्रेफरेंस डिविडेंड ने अपने वही जगह रहना है, तो बढ़ चढ़ के किसके लिए बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा। और वहीं अगर ईबीआईटी कम हो गया, इंटरेस्ट तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, लेट अस से पैट अभी भी सफिशिएंट है टू पे ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, बट पैट तो कम हो जाएगा ना, ईबीआईटी कम हुआ तो पैट भी कम हो जाएगा। अभी सारा न्यूमेरिकल एग्जांपल में भी देखेंगे। तो अल्टीमेटली इक्विटी वालों के लिए थोड़ा कम बच जाएगा। तो हम बोल रहे हैं रिस्क है। रिस्क किस बात का? कि इक्विटी वालों के लिए कम बचे ज्यादा बचे, हम एटलीस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड को साइड रखो, इंटरेस्ट बियर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इज ईबीआईटी दैट सफिशिएंट टू कवर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन और नॉट, इस बात का रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज, ये जो रिस्क है इसका मेजर हम करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज की हेल्प से। एक बारी ना आपके सामने मैं एग्जांपल रख रही हूँ। हाँ जी, जब लॉस होगा तो मैं अभी भी ये बोल रही हूँ कि पैट जो है ना इट इज सफिशिएंट। मान लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट है 10,000। ठीक है जी। पहले पैट मेरे पास 1 लाख हुआ करता था, और अब पैट मेरे पास सिर्फ 60,000 रह गया। बट अभी भी पैट तो सफिशिएंट है ना टू पे ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। इट इज जस्ट दैट पहले इक्विटी वालों के लिए बचता था 90,000, अब सिर्फ बच जाएगा 50,000। तो आ गया ना इम्पैक्ट इक्विटी वालों पे। ठीक है जी। तो ये देखते हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल एग्जांपल में सब आपको क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी जी। पहले मैं एक सिंपल केस ले रही हूं। सिंपल केस में देखिएगा, ईबीआईटी मान लीजिए हमारे पास है 1 लाख का, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन मान लीजिए 20,000 की है, तो ये मेरे पास आया ईबीटी। ईबीटी आ गया 80,000। ठीक है जी। ईबीटी से में से हम माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 30%, तो मुझे बताओ ईएटी कितना बचा? 56,000। अभी के लिए सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मान के चलिए देर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इफ देर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो जो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस है वही बन जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 है, तो ईपीएस कितना हो गया? 5.6 हो गया। ठीक है जी। अब एक सिनारियो, मैं ईबीआईटी को इंक्रीज करवा रही हूं 10% से। ईबीआईटी अगर इंक्रीज हो गया 10% से, तो मुझे बताओ 1,10,000, इंटरेस्ट तो अपनी जगह वही रहेगा, तो ईबीटी कितना हो गया? 90,000। माइनस करवाओ यहां से 30% टैक्स, 63,000 इज द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो अल्टीमेटली मेरे पास ईपीएस कितना आ गया? 6.3। अब आप देखो, ईबीआईटी के 10% बढ़ने की वजह से मेरा ईपीएस बढ़ रहा है, बट कितने परसेंट से बढ़ रहा है? क्या ये भी 10% से बढ़ रहा है? चेक करो जी। ईबीआईटी बढ़ा, 6.3 माइनस 5.6 कितना होता है? 0.7।
अपॉन 12.5% से मेरा ईपीएस बढ़ा। तो ईपीएस बढ़ गया ना मैग्नीफाई होकर, सिर्फ ईबीआईटी बढ़ा था 10% से, क्यों मैग्निफिकेशन आई बताओ? इंटरेस्ट तो कांस्टेंट ही है, इंटरेस्ट तो सेम ही रह गया, कांस्टेंट ही रह गया, तो अल्टीमेटली हायर ईबीआईटी का सीधा इंपैक्ट किसको गया? इक्विटी वालों को चला गया है। ठीक है जी। नाउ ये जो इंपैक्ट है, देखो एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मुझे बताना परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना है? 12.5 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 10, तो ये कितना आ गया? 1.25। ये है फाइनेंशियल लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला। और जो पहला बेसिक फॉर्मूला है, मेरे पास ओरिजिनल सिनारियो यहां था, अभी के लिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता रही हूं, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्योंकि यहां पर जो भी एक चीज थी जिसकी वजह से लीवरेज आ रही है वो इंटरेस्ट ही है जी। और मुझे बताओ ईबीआईटी और ईबीटी में फर्क किस बात का है? इंटरेस्ट का ही है। तो जैसे आपने ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए क्या किया था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, उन दोनों में फर्क किस बात का था? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का। ऐसे यहाँ पर इंटरेस्ट का फर्क देखने के लिए किसको कंपेयर करोगे? ईबीआईटी को ईबीटी से कंपेयर करोगे। ईबीआईटी कितना है? 1 लाख। ईबीटी कितना है? 80,000। चेक करो आ रही है 1.25 वैल्यू, जो ये वैल्यू आ रही थी। ठीक है जी। तो हमने बोला ओरिजिनल सिनारियो के लिए ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करके आ रहा है 1.25, यहीं से चेंज करोगे तो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भी आपको यही देगा, बट यही आंसर देगा। बट परसेंटेज चेंज किसका किस पर जी? परसेंटेज चेंज ऑन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यही फाइनेंशियल लीवरेज की हमारी डेफिनेशन है। इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑन ईपीएस ड्यू टू चेंजेस इन ईबीआईटी। मुझे पहले बताओ, ये वाला एग्जाम्पल सभी को क्लियर हो गया? फॉर्मूला क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो गया सभी को? लास्ट लाइन इट मेजर्स द इम्पैक्ट, आपके पास ये डेफिनेशन भी लिखी होगी आई थिंक कहीं ना कहीं, तो फाइनेंशियल लीवरेज की डेफिनेशन। इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी ऑन ईपीएस। ईबीआईटी के बदलने की वजह से ईपीएस किस हिसाब से बदल रहा है, ये आपको बताएगी फाइनेंशियल लीवरेज। यहां पर ईबीआईटी बदला हमने 10% से, मेरा ईपीएस बदल गया 12.5% से। बताइए जी, क्लियर है ये? ओके, दिस वाज वन एग्जांपल। पहले बताओ सभी को क्लियर है ये? ओके। इस एग्जांपल में मैंने सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं रखा था। आइए एक और हम केस पकड़ते हैं वेयर देयर इज सम प्रेफरेंस डिविडेंड। जी, ईबीआईटी 1 लाख, इंटरेस्ट 20,000, तो ईबीटी मेरे पास आ गया 80,000। टैक्स एट द रेट 30% करके मेरे पास ईएटी आ गया 56,000। मान लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास है, एक सेकंड दीजिएगा, 14,000 का, तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितना आ गया? 42,000 का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000, तो हमारे पास ईपीएस कितना आ रहा है? 4.2। इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 10%, ईबीआईटी 1,10,000 हो गया, इंटरेस्ट 20,000 रहेगा, ईबीटी कितना हो गया? 90,000, ईएटी 30% टैक्स माइनस करो 63,000, 63,000 में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करवाओ, अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितना हो गया? 49,000। 49,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इक्विटी शेयर्स करके ईपीएस आ रहा है 4.9। अब मेरा ईबीआईटी इंक्रीज हुआ 10% से, ईपीएस कितने से इंक्रीज हुआ है? 16.67%। एक बार एक फाइनेंशियल लीवरेज का लगाना परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना रहा है? 1.667। अब ये 1.667 आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ, इस इनकम स्टेटमेंट में, इस एग्जांपल में अल्टीमेटली ईबीआईटी बढ़ा 1,10,000 से, सॉरी 10% से 1,10,000 हो गया, बढ़ चढ़ के इम्पैक्ट किसको मिला है अल्टीमेटली? मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को।
क्यों ऐसा? क्योंकि इंटरेस्ट अपनी जगह वही रहा और एज वेल एज प्रेफरेंस डिविडेंड भी अपनी जगह वही रहा। अब इन दोनों चीजों को हमने कैप्चर करना है अपने फॉर्मूला में। नाउ द फॉर्मूला कैन नॉट बी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। वो ऊपर वाले एग्जांपल में चल पड़ा था फॉर्मूला। नाउ द फॉर्मूला कैन नॉट बी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ इंटरेस्ट ही आया है। व्हाट अबाउट प्रेफरेंस डिविडेंड? उसको भी तो कवर करके चलना है। अच्छा, इट कैन नॉट बी ये अर्निंग्स फॉर इक्विटी। देखो जरा एक बारी सोचो, इनकम स्टेटमेंट की तरफ देखो, ईबीआईटी से चले, ऐसा क्या काम करें कि इंटरेस्ट भी कवर हो जाए और प्रेफरेंस डिविडेंड भी कवर हो जाए। अगर हम ये सोच के चल रहे हैं मैम डिनोमिनेटर में रख दे अर्निंग्स फॉर इक्विटी, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि न्यूमरेटर मेरी एक प्री टैक्सेशन फिगर है, वेराज डिनोमिनेटर तक आते आते हम कहां पहुंच गए हैं? पोस्ट टैक्सेशन पर पहुंच गए हैं। मुझे बताओ, टैक्सेशन ऐसी कोई चीज है जो कि रिस्क पोज कर रही है इक्विटी वालों के लिए? वो तो जितना ईबीटी है उसके हिसाब से टैक्स लगना है। इसका क्या रिस्क है? अगर ईबीटी जीरो हो गया तो टैक्स भी जीरो ही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको चीजों को थोड़ा सा ठीक करना है। अब मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट रखने जा रही हूं, देखिएगा जरा। न्यूमरेटर में तो ईबीआईटी ही रखोगे। पहले मैं असली फॉर्मूला लिख दूं, डिनोमिनेटर में ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, बट प्रेफरेंस डिविडेंड को आप डिवाइड करोगे 1 - ब्रैकेट से। टी मतलब टैक्स रेट। ठीक है जी। एक बार न्यूमेरिकल फिगर के साथ मुझे एक बार ये चीज कवर करवाओ। मेरा ओरिजिनल ईबीआईटी कितना था? 1 लाख। मेरा ओरिजिनल ईबीटी कितना था? 80,000। प्रेफरेंस डिविडेंड की वैसे रुपी वैल्यू थी 14,000 और टैक्स रेट था 0.3। इसको सॉल्व करेंगे अगर, सिर्फ आप बात को समझेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है कहीं पर। ये डिनोमिनेटर में 0.7 हो गया तो ऊपर कितना आ गया? 20,000। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, 1.667। वही जो चीज हम चाह रहे थे 1.667 वो तो आ जाएगी। बट फॉर्मूला का लॉजिक क्या हुआ? प्रेफरेंस डिविडेंड हमने माइनस करवाया, बट प्रेफरेंस डिविडेंड की रुपी वैल्यू नहीं, हम उसका बोलेंगे उसकी प्री टैक्सेशन ऑब्लिगेशन। इन जनरल आपके पास अगर ये बोला गया है कोई फिगर आफ्टर टैक्स 14,000 है मान लीजिए, और आपको पता करना है कि ये फिगर प्री टैक्स या बिफोर टैक्स कितनी है, गिवन दैट टैक्स रेट इज 30%। एक बारी सोचो, कोई चीज टैक्स लगाने के बाद 14,000, मैम तो आफ्टर टैक्स वैल्यू वो 70% होगी। दोबारा से बोलो वैभव। 14,070 की वैल्यू है। मैम 14,000 70% वैल्यू होगी ना Exactly. टोटल 100% में से। ये 14,000 मतलब आफ्टर टैक्स 70% को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर 14,000 70% को रिफ्लेक्ट करता है तो बिफोर टैक्स ये फिगर कितनी हो गई? 20,000 हो गई। कहने का मतलब, कहने का मतलब, आप इस इनकम स्टेटमेंट में चलो, आपने बोला ईबीआईटी में से इंटरेस्ट तो माइनस करना है, आ गया ईबीटी। अब ईबीटी भी एक प्री टैक्स फिगर है, ईबीआईटी भी एक प्री टैक्स फिगर थी। थिंग इज प्रेफरेंस डिविडेंड अगर यहां से माइनस करवा दोगे 14,000 तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आते आते हम पोस्ट टैक्सेशन स्टेज पर पहुंच गए थे। हम बोल रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड बर्डन तो क्रिएट कर रहा है 14,000, बट वो 14,000 का बर्डन आफ्टर टैक्स है। और अगर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स 14,000 देना ही देना है, मतलब प्री टैक्सेशन बेसिस पर आपके पास 20,000 अवेलेबल होना ही होना चाहिए। जब तक आपके पास ईबीटी 20,000 अवेलेबल नहीं है, आप आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड 14,000 का नहीं दे पाओगे। एक बार सोच के देखो जरा, अगर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड 14,000 देना है, हम ये कहें चलो इक्विटी वालों के लिए कुछ ना बचे, बट प्रेफरेंस डिविडेंड तो देना ही देना है 14,000 का। सोचो, अगर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही देना है 14,000 का, भले ही इक्विटी वालों के लिए कुछ ना बचे, अल्टीमेटली मेरे ईएटी को मिनिमम कितना होना पड़ेगा? ईएटी अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस को 14,000 जितना प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, ताकि इक्विटी वालों के लिए कुछ ना बचे। अगर ईएटी को 14,000 कम से कम होना ही होना है, मतलब ईबीटी को कितना होना है? कम से कम 20,000। जब तक ईबीटी 20,000 का अवेलेबल नहीं है, आप प्रेफरेंस डिविडेंड 14,000 का नहीं दे पाओगे। सो प्रेफरेंस डिविडेंड एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है।
अगर आफ्टर टैक्स 14,000 की क्रिएट कर रहा है तो बिफोर टैक्स कितनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, कितना बर्डन डाल रहा है वो, 20,000 का डाल रहा है। तो हम ये लॉजिक लगाना चाह रहे हैं, ये चीज प्री टैक्स थी, ये चीज भी प्री टैक्स थी, तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड को भी प्री टैक्सेशन स्टेज पर ले जाओ। ठीक है जी, तभी आप ट्रू सेंस में फाइनेंशियल लीवरेज मेजर कर पाएंगे। अदरवाइज आपने प्रेफरेंस डिविडेंड को प्री टैक्स ना किया, सिर्फ और सिर्फ 14,000 की फिगर अपने कैलकुलेशन में ले ली, तो कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाह रहे हो कि टैक्सेशन इज ऑल्सो अ बर्डन ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, वो भी एक रिस्क पोज कर रहा है, जबकि विच इज नॉट दी राइट थिंग टू से। ठीक है जी, अब बताओ अपनी तरफ से, जैसे आप कुछ अपने अपनी स्क्रिबल करना है, क्या लॉजिक है इसका लिख सकते हो अपने लेवल पर। दिस इज दी फॉर्मूला, सब प्रिंटेड है बच्चे आपकी बुक्स में। कुछ कोई दिक्कत आ रही है बता दीजिए। अच्छा, आज जनता कम क्यों, आज कोई बीकॉम एग्जाम है? थर्ड सेमेस्टर वालों का है? अच्छा, कब तक है ये बीकॉम एग्जाम्स? 12 दिसंबर। हमारे 3 बाकी है। टाइम वेस्ट ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीकॉम नहीं करनी चाहिए, बट अननेसेसरीली हैसल ही है। मतलब आप लोग पढ़ के भी जाते हो, मतलब ये भी होता है कि एक दिन पहले पढ़ना है, एक दिन पहले भी मतलब उस दिन भी कोचिंग नहीं लगाएंगे जिस दिन एक दिन पहले भी कोचिंग नहीं लगाई जाएगी यहाँ की, यही कोचिंग तो लगाई जाती है, कोचिंग का पढ़ा नहीं जाता फिर आगे होमवर्क नहीं होता। हाँ। बात तो वही होगी ना कि थोड़ा सा तो फ्लो डिसरप्ट हो ही जाता है, फिर अगले दिन की भी क्लासेस मिस, तो एक तरीके से 2 दिन का काम कवर करना पड़ता है इकट्ठे। बताओगे 20,000 का क्या मतलब कैसे होगा? ये 20,000 क्या जैसे आपने बोला था कि वहाँ पे मिनिमम कितना होना चाहिए EBT को? देखो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ एक इतना टारगेट है कि हमको ना 14,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना ही करना है। और मैं पता करना चाह रही हूँ ये 14,000 की वजह से ईबीटी पर क्या ऑब्लिगेशन है। मैं सिर्फ ईबीटी से स्टार्ट कर रही हूँ। ईबीटी माइनस टैक्स करोगे तो आपके पास आएगा ईएटी, माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड तो आपके पास आएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी। और हमारा टारगेट है कि हमने 14,000 को तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही देना है, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो हमने ये देना ही देना है, तो पता करना है कि ईबीटी कम से कम कितना साइड में रखा जाएगा ताकि प्रेफरेंस डिविडेंड हम 14,000 पे कर सके। ये पता करना चाह रहे हैं कि ईबीटी को मिनिमम कितना होना पड़ेगा। मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, मिनिमम की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर ईबीटी मिनिमम टू मिनिमम भी पता करना है, बेशक हम ये कह दें इक्विटी के लिए कुछ ना बचे, तो तब भी ईबीटी तो कुछ रखना ही पड़ेगा ना हमको। अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितनी कम से कम रखनी पड़ेगी। अब 14,000 का आपको अगर प्रेफरेंस डिविडेंड देना है और हम ये कहते हैं इसको पे करने के बाद बेशक इक्विटी वालों के लिए कुछ ना बचे, मतलब ईएटी को तो 14,000 होना ही पड़ेगा। अगर टैक्स रेट 30% है और ईएटी 14,000 है तो ईएटी से ईबीटी कैसे निकालोगे? मतलब अगर टैक्स 30% है मतलब ईएटी बचता है 70%। ईएटी बचता है 70%, तो ये 100% चीज क्या है? तो 14,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 करोगे तो ये चीज निकल कर आएगी 20,000। मतलब जब तक ईबीटी 20,000 नहीं होता आप अपनी प्रेफरेंस ऑब्लिगेशंस नहीं कंप्लीट कर पाओगे। और हम यही सोचना चाह रहे हैं प्रेफरेंस की वजह से बर्डन कितना है। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रेफरेंस ने, अब आप सोचो ईबीआईटी पर बर्डन कितना है। बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं ना, ईबीआईटी से ही तो इंटरेस्ट निकालोगे और जो बचेगा उससे प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकालना है। तो ईबीआईटी के ऊपर बर्डन कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम का। हम ये नहीं बोलेंगे 14,000 है, हम ये बोलेंगे कितना बर्डन है 20,000, क्योंकि ईबीआईटी प्री टैक्सेशन फिगर। तो जब तक ईबीआईटी इंटरेस्ट नहीं मीट कर सकती, जब तक ईबीआईटी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं मीट कर सकती, वहां पर दिक्कत आ जाएगी। तो ईबीआईटी को कम से कम मीट करना है इंटरेस्ट को, उसको मीट करना है प्रेफरेंस डिविडेंड को। सीधी एक बात ये है कि जब तक हम पहले वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, जब तक ये पहला वाला एग्जाम्पल था, तब तक हमें इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि ईबीआईटी से क्लियर कट स्ट्रेट अवे निकलता था इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो हमको क्लियर कट पता चल जाता था। ईबीआईटी और ईबीटी को कंपेयर करोगे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट का क्या बर्डन है। बट क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने ईबीआईटी से स्ट्रेट अवे इंटरेस्ट निकाला, यहीं पर स्ट्रेट अवे हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकाल दें? पॉसिबिलिटी है? नहीं पॉसिबिलिटी। प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ पोस्ट टैक्सेशन फिगर। तो इसको हम ये बोल सकते हैं, इसको प्री टैक्सेशन पर ले आओ,
टी टैक्सेशन पर ले आओ, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड कर दोगे 1 माइनस टी ब्रैकेट से, अब बोल सकते हैं कि इसने ईबीआईटी के ऊपर बर्डन क्रिएट कर दी। ठीक है जी, बताइए जी, ये चीज क्लियर हो गई है सभी को? ऑल राइट। अब हमारी डेफिनेशन, एक तो यही डेफिनेशन बन गई बच्चे, फाइनेंशियल लीवरेज मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी ऑन ईपीएस। और इसकी दूसरी डेफिनेशन, इट मे बी डिफाइंड एज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट एज वेल एज प्रेफरेंस डिविडेंड। फर्म किस हिसाब से इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड अपनी इनकम स्टेटमेंट में रख रही है, ताकि ईबीआईटी में जो चेंजेस आए उसका मैग्निफाइड इंपैक्ट ईपीएस पर हो सके। ठीक है जी, ओके। अब इसका एक है फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्री टैक्स। ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड या मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ ईबीआईटी। लिख लीजिए साथ साथ, पर्टिकुलर लेवल ऑफ ईबीआईटी। और जो सेकंड फॉर्मूला है, चेंज इज मेजर्ड फ्रॉम दैट ईबीआईटी for which first formula is applied. For which first formula is applied. Change is measured from that EBIT for which first formula is applied. मतलब जहां पर हम, जिस इनकम स्टेटमेंट पर आप पहला फॉर्मूला लगा रहे हैं उसको आप बोलेंगे ओरिजिनल सिनारियो, वहीं से चेंज मेजर करोगे। चेंज मेजर करोगे तो परसेंटेज चेंज वाला आंसर जो ये फॉर्मूला है ये सेम ही आंसर देगा। अब एक नोट लिखना है आपने, या तो आप कहीं टॉप में लिख सकते हैं, कहीं पर साइड में, इसी पेज पर लिखना है। एक छोटी सी लाइन है, वो लाइन ये है दैट इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर कहीं पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, देन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बराबर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बराबर परसेंटेज चेंज इन ईएटी हो जाएगा। इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तभी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईएटी। जो आपने पहले एग्जांपल दिया था, हाँ जी, इसमें प्रेफरेंस था नहीं, उसी में भी दिया था ये। बिल्कुल है, वही वहीं पर लेकर जा रही हूँ मैं आपको। एक बार देखो जरा, ये पहला एग्जाम्पल था। मुझे बताओ, इधर हमारे पास परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आपने कितना कैलकुलेट करवाया था मुझे? 12.5%। चेक कर लो ईएटी में ये परसेंटेज चेंज कितना है, एक बार चेक कर लो, 12.5% ही है। और ईबीटी में भी ये चीज 12.5% ही है, चेक कर लो। ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्सेस में 80,000 से 90,000 हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये देखो, ईबीटी से लेकर ईपीएस तक आने में हुआ क्या है, मुझे एक चीज बताओ। टैक्स पे किया, वो भी तो प्रोपोर्शनेटली पे किया, और उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 10,000। अल्टीमेटली हम ये बोलेंगे कि एज सच बीच में कोई और फिक्स्ड चीज तो नहीं आई थी। तो हाँ, ये बोल रहे हैं कि जितने परसेंट से ईबीटी चेंज हुआ उतने परसेंट से ईपीएस भी चेंज हो गया। बट ये बात कब है? ओनली व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। चेक करो, जहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड है ये बात ट्रू होल्ड नहीं करेगी।
हमारा ईपीएस कितने से चेंज हो रहा है? 16.67% से आपने मुझे बताया था। अब ईएटी तो नहीं ना, ईबीटी। ईबीटी ये 12.5% से चेंज हो रहे, क्यों? क्योंकि ईएटी के बाद एक फिक्स्ड चीज आ गई, प्रेफरेंस डिविडेंड। इसकी वजह से वो परसेंटेजेस सेम नहीं हो पाएंगी। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली ये कंक्लूजन जो है, क्या होता है ना कि कोई कोई क्वेश्चन आपको ये बोल देगा कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। अब हम ये बोले हमारे फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूला जो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला है, उसके न्यूमरेटर में तो हमने परसेंटेज चेंज इन ईपीएस रखा है, बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ईबीटी पूछ रहा है। तो इवेंचुअली हम ये बोल सकते हैं कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, जो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस है वही परसेंटेज चेंज इन ईबीटी है। बताइए, क्लियर हो गया ये प्रियांशु? ठीक है जी, ठीक है। हम ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हम बाद में करेंगे, और हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा अभी, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 टेकअप करते हैं। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, जैसे आपके साथ एक कल का ही इंस्टेंस में शेयर करना चाहूंगी। कल हुआ क्या था, जनवरी 25 अटेम्प्ट के 2 स्टूडेंट्स ने मुझसे टाइम लिया था डाउट्स के लिए, वन ऑन वन डाउट्स के लिए। वो इवनिंग में आए और डाउट्स डिस्कस किए, और मैंने ये बोला था कि जो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो मैंने एक करके दिखा दिया, उसके जैसा सेम यही करके मुझे दिखाओ। तो ना वो स्टूडेंट्स करते थे, मैंने कहा हो गया, हाँ जी मैम हो गया, आगे अगला डाउट। ठीक है। एंड जैसे ही वो लोग फ्री हुए हैं, सीढ़ियों में उतरे हैं, पहली सीढ़ी में एक ने दूसरे से पूछा और तेरे को समझ आया कुछ? तो ना मैंने इस चीज को ऐसा, मैं कभी पर्सनल लेती कि बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई, बट मुझे बुरा इस बात का लगा कि अगर नहीं समझ में आया, जब तक मेरे सामने बैठे थे, पूछो भाई कि एक बार समझ नहीं आया, दूसरी बार पूछो, दूसरी बार समझ नहीं आया, तीसरी बार पूछो। बात तो ये है ना कि जब क्लासेस चल रही थी तब कोई चीज क्लैरिफाई नहीं हुई, या तब क्लैरिफाई होगी, दिमाग से निकल गई, तभी डाउट्स लेने आए हो। बट डाउट्स लेने आए हो तब तो उसको 100% रिजॉल्व करके जाओ यार। तो मुझे इस चीज का बुरा लगा कि काइंड ऑफ एक स्टूडेंट ये फील कर रहा है, शायद पता नहीं, मैंने पता नहीं कि ऐसी वाइब्स कब दी कि मैं डाउट्स डाउट्स आप मुझसे पूछ नहीं सकते। मैंने कब कहा? बच्चे सुबह के 6 बजे, अभी भी मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज है, टाइम स्टैम्प है उसके ऊपर, सुबह के 6 बजे का मैसेज है, बच्चा बोलता है मैम ये डाउट है, जब फ्री हो रिजॉल्व कर देना। और मैंने उठते ही सबसे पहले उसका डाउट सबसे पहले रिजॉल्व किया। विद इन 24 आवर्स हमेशा प्रॉमिस रहता है, इन पर्सन आके पूछ सकते हो आप लोग, क्योंकि तो रेगुलर क्लासेस चल रही है, आफ्टर द क्लास पूछ लो, ब्रेक टाइम में पूछ लो। बट पता नहीं, शायद मेरी शक्ल ऐसी सीरियस है, पता नहीं मैं क्या वाइब्स देती हूँ, किसी किसी को होता भी है। एक्चुअली मैंने सुना भी है कि मैम पहली 2-3 क्लासेस में आपसे डर लगता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। पता नहीं, शायद मेरी शक्ल ही डरावनी होगी, वट एवर द केसेस। इन जनरल कभी भी मेरी अप्रोचेबिलिटी को लेकर आपको शक नहीं होना चाहिए। अगर आपके सर पर एग्जाम्स नहीं है तो थोड़ा सा आ जाता है कि रात के 10 बजे के बाद मैं कॉल्स नहीं उठा सकती, वहां पे थोड़ा सा मेरा है जी, कि 10 बजे के बाद नहीं आती है कॉल्स कई बारी। बट अक्सर वो भी सर पर एग्जाम्स नहीं है, सर पर एग्जाम्स है तो कभी भी रात के 3 बजे फोन कॉल आए हुए हैं, हमने वो भी उठाए हुए हैं। क्योंकि बच्चा जब एक बिल्कुल उसको पैनिक अटैक आ रहा है, पैनिक अटैक आने का कोई टाइम नहीं होता, हम भी समझते हैं बच्चे का पेपर है, 3 बजे भी हमने फोन कॉल उठाए हुए हैं, सुबह के 6 बजे भी फोन कॉल उठाए हुए हैं। ठीक है। पर जब तक सर पर एग्जाम नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि विद इन नॉर्मल बिजनेस आवर्स मैम अप्रोचेबल है, कहीं पे भी। इंस्टीट्यूट में नहीं है, फोन कॉल पे अवेलेबल है, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में जैसे थोड़ा सा सर का ये है, दे आर अवेलेबल ऑल द टाइम। 9 AM to 8 PM या 7 PM उनकी अवेलेबिलिटी दिखाई देती है, होते ही है वो ऑफिस में। मेरा ये होता है कि मैं अपने क्लास टाइमिंग्स के हिसाब से आती हूँ। आप लोगों ने बुलाया है तो आप लोगों के डाउट्स के लिए रुकूंगी शायद, अदरवाइज वैसे मैं अपनी तरफ से यहाँ पर ज्यादा अवेलेबल नहीं होती हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुलाओगे और मैं आने से मना कर दूंगी, या आपने डाउट्स पूछने तो मैं मना कर दूंगी। या एक बार एक चीज समझ नहीं आ रही है, आप बोलो मैम समझ नहीं आया, किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर दो, इसी चीज को दोबारा करवा दो, मैं सब करवाने के लिए तैयार हूँ। बट कल जो वो हुई ना, वो चीज मुझे इतनी पिंच हुई है कि ये नहीं, मैं कभी बुरा मानती कि बच्चे को मेरी बात क्यों नहीं समझ में आई। मैं आपको हर सब्जेक्ट की हर टॉपिक इन वन गो आप ग्रास्प कर लेंगे, ऐसा किसी के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली नई चीज समझ में आई, बट ये कहना कि डाउट्स लेकर भी समझ नहीं आया, मतलब आपने नहीं बताया कहीं ना कहीं। तो ये मैं चीज आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगी। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लेट मी नो। शक्लें देखकर मुझसे एक्सपेक्ट ना कीजिए कि मैं पहचान लूं हाँ जी डाउट है, क्योंकि दोपहर आते आते तक वैसे ही सबकी शक्लों की ब्लैंक हो चुकी होती है, बिल्कुल पोकर फेसेस बनी होती है। समझ भी आ रहा है तो भी शक्ल देख के लगता है नहीं समझ में आ रहा है।
फिर मुझे लगता है मुझे ओवर एक्सप्लेनेशन जोन में जाना है कि नहीं जाना, फिर मुझे रोकना पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, मैं बाय डिफॉल्ट मान के चलूं, इफ अगर बच्चा शांत है कुछ नहीं कह रहा है तो मैं मान के चलूं समझ आ रहा है, बच्चे को ही बोलना पड़ेगा मैम ये समझ नहीं आया, नहीं तो मैं तो हर चीज ओवर एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी, फिर तो 3 महीने में नहीं 6 महीने में सिलेबस खत्म होगा। ठीक है जी। तो प्लीज आप लोगों के साथ शुरुआत है, मैं पहले से ही एक गलत प्रेसिडेंट नहीं सेट करना चाहती कि जी डाउट्स नहीं पूछ सकते हो या बीच क्लास में रोक नहीं सकते हो, रोको, मैंने आज तक कभी ऐसे बोल किसी को बोला है नहीं बोलना बीच में, हमेशा मैं तो पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इनकरेज करती हूँ, यहाँ पे तो मुझे पार्टिसिपेशन ही बस यहाँ यहीं से आती हुई दिखाई देती है, बहुत कम पार्टिसिपेशन यहाँ से आ रही है गर्ल्स, आपको आपसे बात कर रही हूँ मैं, वेरी लेस। क्यों भाई बोलो, कुछ मन में बात चल रही है, या आपको ये लगता है कि जो मैम बोल रहे हैं हम भी वही कंफर्म कर रहे हैं, तो ठीक है ना, मैं भी बोल दूंगी हाँ बेटा ठीक बोल रहे हो। इट्स नॉट अबाउट डाउट्स इन जनरल कि हाँ जी मैम इस चीज को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस चीज का मतलब ये भी निकल कर आ सकता है, ऐसे बोला। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। Delta Limited currently has an equity share capital of 10 lakhs consisting of 1 lakh equity share of 10 each. Company is going through a major expansion plan requiring to raise funds to the tune of 6 lakh rupees. To finance the expansion, management has the following plans. चलिए ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं करंटली हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स चल रहे हैं, कंपनी करना चाहती है एक्सपैंड, और एक्सपैंड करने के लिए इसको फाइनेंस रेज करना है 6 लाख का। ये 6 लाख का फाइनेंस रेज करने के लिए इसके पास 4 अलग अलग ऑप्शंस या प्लान्स हैं। प्लान नंबर 1, इशू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, दूसरा प्लान इशू 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना आया 4 लाख, एंड बैलेंस बैलेंस कितना बचा 2 लाख, 2 लाख थ्रू लॉन्ग टर्म बोरोइंग एट 12% इंटरेस्ट। प्लान नंबर 3, इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना आया 3 लाख, एंड 3,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, कितना आ गया 3 लाख, 3 + 3 बन गया 6 लाख। प्लान 4, इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस थ्रू 6% प्रेफरेंस शेयर्स। EBIT of the company is expected to be 4 lakh per annum. Assume corporate tax rate of 40%. Requirement में calculate EPS in each of the above plan and then ascertain financial leverage in each plan. देखिएगा जी, अब EBIT तो सेम ही रहेगा ना, जहां मर्जी से पैसा उठाओ। सोचो अब EBIT के बाद से कहानी चेंज होगी अलग अलग प्लान में, किसी प्लान में इंटरेस्ट है, किसी में नहीं है, किसी में इंटरेस्ट ज्यादा है, किसी में इंटरेस्ट कम है। EBIT तक तो सारी जगह बात सेम ही चलेगी चारों जगह। तो हम अपनी इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे EBIT से, और चारों प्लान्स की अलग अलग बनेगी। बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पर आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास अलग अलग प्लान की आपको EPS कैलकुलेट करनी है, जल्दबाजी ना करें इनकम स्टेटमेंट बनाने की। हम अपनी तरफ से ना एक वर्किंग नोट बनाते हैं, और इस एक वर्किंग नोट का नाम है, बिल्कुल ठीक बताया, पैटर्न फॉर रेजिंग फाइनेंस। जो चीजें अभी मैंने आपको वर्बली डिस्कस करवा दी, हाँ जी 3 लाख यहां से 3 लाख यहां से, वर्बली क्यों डिस्कस करनी, फॉर एब्सोल्यूट क्लैरिटी पर्पस अपने पास क्लियर कट लिख के चलें किस सोर्स से कितना पैसा आएगा। प्लान 1, 2, 3 एंड 4। ये हम और चैप्टर्स में भी करते हैं। बिल्कुल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में भी करते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी करते हो। हमें +2 में भी था फाइनेंशियल लीवरेज, यही है वो। +2 में थी फाइनेंशियल लीवरेज, एक चैप्टर है न्यूमेरिकली निकालते हो या कॉन्सेप्ट पढ़ते हो? एक दो क्वेश्चन बीकॉम में है, +2 की बात कर रहे हैं, +2 में एक, अच्छा अगर फॉर्मूलाज था तो यही होगा, मुझे नहीं मालूम है, मेरे टाइम पर नहीं थी फाइनेंशियल लीवरेज +2। कौन से सब्जेक्ट में है? बिजनेस स्टडीज में, अच्छा मैनेजमेंट में। अच्छा चलो चलो ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले प्लान में क्या हो रहा है,
कितना पैसा आ रहा है? 6 लाख। हाँ जी, दूसरे प्लान में बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना आ रहा है? 4 लाख। और बाकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12% बोरोइंग्स कितना? 2 लाख। चलो प्लान 3 में 3 लाख फ्रॉम इक्विटी एंड बाकी का 3 लाख 9% डिबेंचर्स। और प्लान 4 में क्या हो रहा है? 3 लाख इक्विटी और 6% प्रेफरेंस शेयर्स। आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि 6 लाख की बाइफर्केशन कहां कहां कितनी कितनी है। इसको डायरेक्ट भी कर दो, मैं डायरेक्ट भी कर लेते हैं किसी किसी क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में वेयर क्वेश्चन ही अपनी तरफ से फिगर्स बता दे ढंग से। अच्छा, पैटर्न में हम एक और काम करते हैं। सोचो, अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि बीआईटी तक तो सेम ही कहानी है जी, उसके बाद ही कहानी बदलती है। अब बताओ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को लेकर सोचो जी, कंपनी पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, बट क्या पहले इसके पास कोई ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन थी? क्योंकि पहले ये ऑल इक्विटी फर्म। अच्छा, प्लान 1 में नया इंटरेस्ट भी नहीं आया, कोई नहीं आया ना। प्लान 2 में आया 2 लाख पर 12%, कितना हो गया? 24,000। प्लान 3 में 9% 3 लाख पे। ठीक है जी। और प्लान 4 में 6%। बच्चे, वो प्रेफरेंस डिविडेंड है। हाँ जी, प्रेफरेंस डिविडेंड लिख लो। मुझे बताओ, ओरिजिनली कोई प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिगेशन थी? नहीं। और प्लान 1, 2 एंड 3 में नई ऑब्लिगेशन भी नहीं आई। बस प्लान 4 में 3 लाख पर 6%, यानी कि 18,000। ये आ गया जी। अच्छा, अब एक लास्ट में चीज, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर रहे हैं टू हेल्प इन द इनकम स्टेटमेंट, कि वहां पे कुछ ना सोचना पड़े, वहां पे सिर्फ कैलकुलेशन रह जाए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि आपको, हाँ जी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहले 1 लाख थे, अब 60,000 और डाल दो। देखिएगा, नया पैसा लाने से पहले भी 1 लाख इक्विटी शेयर्स तो पहले से चल ही रहे थे, क्वेश्चन ने पहली लाइन में बताया हुआ है। हर जगह 1 लाख तो था ही, आपने बिल्कुल ठीक बताया, हर जगह 1 लाख तो पहले से था ही। अब प्लान 1 में नए इक्विटी शेयर्स कितने आ रहे हैं? 60,000। तो टोटल इक्विटी शेयर्स अब कितने हो गए? 1,60,000। प्लान 2 में नया कितना आ रहा है? तो 140। और बाकी जगह तो 130 एंड 130। अब बच्चे, आपने ये सारी चीजें पता कर ली, तो एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनानी है ईबीआईटी टू ईपीएस तक। बस फिगर सारी तैयार हो चुकी हैं, फॉर्मेट में फिट करनी है बस। चलो जी, अपना काम स्टार्ट कर दें। आपने हेडिंग डाली कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। बताइए हिमांशु, कोई डाउट लग रहा है? हमने बस ये पैटर्न में बस ये लिखना है हमने क्या क्या है। बिल्कुल। और देखो, पैटर्न बनाना कोई जरूरी नहीं था, ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपने क्लैरिटी पर्पस के लिए बनाया कि एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट में सोचने ना बैठे, अच्छा इसमें इतना इंटरेस्ट, इतना प्रेफरेंस डिविडेंड, इतना हमारे इक्विटी शेयर्स, सब कुछ सारा कुछ क्लियर कट हमारे सामने है। हम वो एक बड़ी अच्छी से बताना है, जैसे EBIT में खुद भी निकाल सकते थे वो क्वेश्चन। ईबीआईटी खुद से निकाल निकाल सकते थे ना। अच्छा, वो आगे के चैप्टर्स में है, और इसमें नहीं, इसमें नहीं है, लीवरेजेस में नहीं है। मैंने वो EBITDA EBITDA तो EBIT होता है। क्या एबिटा? वो एबिटा में डी भी वर्ड होता है, डी होता है डेप्रिसिएशन, बट यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को अपना फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बना रहे हैं। हाँ जी, अमोर्टाइज बाय डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। होता क्या है, यही चीज होती है। मतलब हम बोल रहे हैं कैश बेसिस पर ईबीआईटी, बिकॉज आपकी ईबीआईटी में क्या हो रहा है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन
contribution minus fixed cost EBIT, it is just that this fixed cost includes depreciation. तो हम ये बोलें कि क्या EBIT मेरा ये पूरा पूरा कैश फ्लो बेसिस पर आया है? जी नहीं आया, इसमें मैंने एक नॉन कैश आइटम भी माइनस कर रखी है, डेप्रिसिएशन। तो प्योरली कैश फ्लो वाला EBIT क्या है? ये डेप्रिसिएशन मतलब प्लस होती है क्या? मतलब एक तरीके से इसमें ऐड बैक कर दोगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो आपके पास EBITDA आ जाए। ये भी क्या हुआ है ना? इसी चैप्टर में पूछेंगे शायद, कहीं ना कहीं आ जाएगा कैलकुलेट कैश फ्लो। ठीक है, बताओ डेप्रिसिएशन से क्या बैर है इतना? नहीं, नॉन कैश आइटम तो है, बट क्यों डेप्रिसिएशन को इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं देखी जाती? क्यों EBITDA मैटर कर रहा है? क्या है? कुछ भी नहीं है वो। इन डॉक्यूमेंट्स होती है वो। मतलब डेप्रिसिएशन ऐसी है कि यार ये तो पॉलिसी चेंज करके कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हो, ट्रू पिक्चर तो ये रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकती कि कंपनी एक्चुअली क्या जनरेट कर रही है, क्या रिटर्न अच्छी जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है। अच्छे रिटर्न पे अच्छी डेप्रिसिएशन लगा दो, EBIT आपका क्या बचेगा बताओ? कुछ भी। है ना? तो ट्रू सेंस में अगर आपको रिटर्न जनरेशन देखनी है, ये नॉन कैश वाली विच इज डिपेंडेंट अपॉन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा, किसी साल ऐसा भी आपके टैक्सेशन अलाउ करती है कि आपने एसेट को विद इन 1 ईयर ही फुली डेप्रिसिएट कर दिया, कई कई बार हमें मिल जाता है ना। टैक्स बचाने के लिए हम करेंगे भी ये चीज, ऑब्वियस सी बात है, बट कहीं ना कहीं इसने हमारे अगर EBIT को इम्पैक्ट कर दिया, फिर ट्रू सेंस में हम देखेंगे नहीं जी EBIT तो कम आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना। जस्ट बिकॉज हमने एक एसेट को एक ही बार में डेप्रिसिएट कर दिया, अच्छी डेप्रिसिएशन लगा दी एक साल में, उससे हम रिटर्न जनरेशन भी हम बोल दे कि जीरो हो गई है या कम हो गई है। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा इसलिए जब देखते हैं तो माइनस करके देखते हैं डेप्रिसिएशन को मतलब डेप्रिसिएशन हटाकर। हाँ, 1.5 1.6 मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, EBIT से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, फिर EAT में से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आपके पास आ जाएगा EPS। हाँ जी रोहित, कितनी बता रहे हैं? 1.5 1.72 और लास्ट वाले में 1.7 707 707 या 1.71 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है जी रोहित, आपने ये अभी बैठ के बनाई है ना, पैटर्न नहीं बनाया? इसको मैंने कहा था ना आदत है ऐसी गेट का। But one good thing about Rohit is I so clearly remember this, the first day of Rohit joining the classes, और वो बैच था सितंबर 24 का, और रोहित ने इसी चीज को डिक्लेयर कर दिया था, मैम नहीं समझ में आ रही, एंड आई एक्चुअली रिमेम्बर ही गेव अप एंड ही केप्ट हिज हेड डाउन फॉर थ्रू आउट द क्लास। फिर बाद में क्योंकि क्योंकि उस टाइम पर ये बेसिक्स में प्रॉब्लम हो रही थी, इंटरेस्ट की जगह कहाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह कहाँ। ठीक है, अब होता क्या है कि वो चीजें बेटर एक्सप्लेन होती है अकाउंट्स में, प्रॉपर टाइम लगाकर एक्सप्लेन होती है। यहाँ पर तो हम ये मानकर चलते हैं कि जी ये बच्चे को आती है, इसलिए हमें अपनी क्लास का फ्लो थोड़ा सा ऐसा रखना पड़ता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। बट आई एम सो ग्लैड रोहित इज द फर्स्ट वन टू आंसर दिस, मतलब अगेन मतलब मेरा दिन बन गया आज, बिकॉज मुझे वो चीज अच्छे से याद है कि इसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था रोहित, शायद आपको याद भी ना हो, बिल्कुल यही पॉइंट्स थे जिनमें आप अटक रहे थे। मैम इंटरेस्ट पहले क्यों, प्रेफरेंस डिविडेंड बाद में क्यों? बस यही होता है बच्चे, गिव अप ना करना और एक्चुअली चीजों पर काम करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ नॉट इवन 6 months इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया। किसी के पास अगर EPS की ये फिगर्स नहीं आ रही है तो बता देंगे, जस्ट टू कंफर्म थिंग्स। मुझे बताना, इंटरेस्ट पहले वाले में तो कुछ नहीं था, 24 सेकंड वाले में 24,000 24,000, 27
मैम ईपीएस तो मतलब क्या हुआ, एक शेयर खरीदने से 1.5 रुपया मिलेगा? मतलब किसी के पास अगर एक शेयर है तो उनको कमाई हो रही है 1.5 की, उस शेयर होल्डर की। अब एक्चुअली कंपनी उनको 1.5 पकड़ाएगी या नहीं पकड़ाएगी वो उनका डिविडेंड डिसीजन है, कि 1.5 में से हो सकता है 1 ही पकड़ा दे, कंपनी अपने पास रख ले रिटेन अर्निंग्स 0.5। बट सोचो, है तो वो रिटेन अर्निंग्स अल्टीमेटली उनका अधिकार ना, इक्विटी शेयर होल्डर का है तो उनका ही पैसा। इट इज जस्ट दैट हाथ में नहीं आया, कंपनी में छोड़ दिया। हाँ जी, टैक्स रेट कितना है? 40%। तो आपके पास ईएटी आ रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है लास्ट वाले में? 18,000। तो आपके पास अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ जी, जैसे हमने इनकम टैक्स में बनाया कि टैक्स स्लैब्स वाइज होता है, हाँ जी। यहाँ तो फ्लैट लगता है, तो ये हम assumption लेके चल रहे हैं। कॉर्पोरेशंस को फ्लैट नहीं लगता, Flat. इंडिविजुअल्स को लेकर है कि स्लैब वगैरह लगी। अभी आपने कॉर्पोरेट टैक्स का नहीं पढ़ा? कॉर्पोरेट का तो फ्लैट ही होता है। उनको रेट उनको हाँ जी, मैं कॉर्पोरेट के रेट तो आपने पढ़े होंगे। अच्छा 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 अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, कॉर्पोरेट्स को फ्लैट ही लगता है बच्चे, फर्म्स कॉर्पोरेट इनको फ्लैट लग जाते हैं। आई थिंक इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ को भी स्लैब्स लग रहे हैं ना? इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ को स्लैब्स लग रहे हैं, फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स को फ्लैट लगता है। वही वही कह रही हूँ। हाँ जी। खैर यहाँ पे तो ना एक क्वेश्चन आएगा अगले चैप्टर्स में, पर्सनल टैक्स रेट का। पर्सनल टैक्स रेट आपको 20% बता देंगे, मतलब वो भी फ्लैट है, मतलब सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए हम 20% ही लेके चले। आपका ये इनकम टैक्स में स्लैब्स का तो मैं क्या बताऊं, मेरे को ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में मैं इतनी कंफ्यूज होकर रह जाती हूँ। मेरे को ना देखना पड़ता है पहले, मेरे को पता भी होता है ना तो मैं फुल कॉन्फिडेंस से ये नहीं बोल सकती हूँ यहाँ यही होगी। आई एम दैट बैड इन टैक्सेशन। मेरी खुद की आईटीआर में किसी और से बनवाती हूँ, क्या बताऊं मैं आपको। मतलब इट इज नॉट जस्ट कि मेरे को आता नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है काम। मेरे को पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्मेलिटीज और वो इनकम टैक्स की वेबसाइट से लड़ते रहो। इन्फोसिस वालों ने इतनी गंदी बनाई है वो वेबसाइट। इन्फोसिस वालों ने भी कंज्यूम बना रखी है। नई वेबसाइट उन्होंने ही बनाई है, 2-3 साल हो गए आई थिंक इस बात को, गालियां ही पड़ रही हूँ। वो भी बढ़िया नहीं थी, बट उम्मीद थी कि यार नई बनवाई है सरकार ने, खर्चा किया इन्फोसिस को, अगर पैसे दिए तो बेटर ही होती ना। अब हम बोलेंगे पहले भी प्रॉब्लम्स थी, अभी भी प्रॉब्लम्स है, अटक जाती है, यूटिलिटीज ही नहीं चल रही होती है सारा दिन हमारे। लास्ट डेट की बात भी नहीं है, अभी भी सारा दिन सी वाले ग्रुप्स बज रहे होते हैं, इज दिस साइट वर्किंग, इज दिस पोर्टल वर्किंग, इज दिस यूटिलिटी वर्किंग, मेरा क्यों नहीं वर्क कर रहा। बहुत पंगे हैं, इसलिए मेरे को ना वो चीजें पसंद ही नहीं है कि लॉग इन ही नहीं हो रहा, लॉग इन ही नहीं हो रहा। इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट होके सीए को पकड़ा देती हूँ, पैसे ले लो भाई, तुम ही घर कर लो बस। और मैं आपको बताऊं बच्चे, एग्जांपल देना चाहती हूँ। आप लोग सोचो, मेरी अभी इसी साल की मेरी ड्यू डेट थी नवंबर 15 आईटीआर की, और आई वॉज आउट ऑफ टाउन, तो मेरे सीए ने बिना मुझे उसकी कंप्यूटेशन भेजे भर दी अपनी तरफ से, टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी वो भी भर दी, और मेरे को बोल दिया आप मेरे को पैसे दे देना ही पहले। ठीक है जी, मैंने कंप्यूटेशन मांग मांग के मैं थक गई, इतना तक ऑब्वियसली मुझे उनको जो फीस पे करनी थी उन्होंने मेरे बिहाफ पे टैक्स पे किया, मैंने वो भी कर दिया। जब एक्चुअली मैंने आके खुद इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपनी आईटीआर का वो फॉर्म डाउनलोड किया, कंप्यूटेशन देखनी थी क्योंकि वो तो दे नहीं रहे थे। एक चीज मैंने नोटिस की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाँ जी बताओ किस पर टैक्स होता है? ऑफ शेयर्स, एसटीसीजी। तभी एसटीसीजी 1 साल से, तो कितने परसेंट पे? 15% की 20%? बट उस पिछले असेसमेंट के लिए मतलब इस 15। अच्छा, उन्होंने सेल वैल्यू दिखा दी, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0, क्योंकि डिपार्टमेंट की यूटिलिटी में वो 0 अपेयर कर रहा था। डिपार्टमेंट जो अपने पास रिकॉर्ड जनरेट कर रही है वहां पे सेल वैल्यू ऑफ शेयर्स तो अपेयर कर रही थी मेरे पास,
तो डिपार्टमेंट से प्री फिल्ड उनके पास आ गया, 2.5 लाख की वैल्यू थी, 2.5 लाख आ गया। अरे 2.5 लाख के जो शेयर्स बेचे हैं उनकी परचेज कॉस्ट 2,20,000 थी, वो कौन लिखेगा? वो डिपार्टमेंट नहीं लिखता, तो आप तो लिखो ना अपनी तरफ से। आप सोचो कभी आप कोई गेन ऐसे कंप्यूट कर सकते हो, कैपिटल गेन, कि आपने सेल वैल्यू दिखा दी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडा? हो ही नहीं सकता। एक स्टूडेंट बिना पैसे खर्च करके कैसे मिल गए? मैं वही तो कह रही हूँ कि कोई स्टूडेंट भी ये सोच लेगा, इमेजिन अ सीए डूइंग दिस टू मी। मैंने कहा यार तुम एक क्लाइंट के साथ ये कर रहे हो, तुम बाकी क्लाइंट्स के साथ क्या करते हो? ये है आज के सीएस का लेवल। आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड विद दिस, मतलब सो पिस्ड ऑफ। अल्टीमेटली रिटर्न मेरी जो है, अच्छा मेरी ड्यू डेट थी नवंबर 15, बट स्टिल 13 नवंबर को अगर फाइल भी हो गई थी, स्टिल उसको दिखाया गया 139(4) में। 139(4) इज द सेक्शन फॉर बिलेटेड रिटर्न, जबकि ड्यू डेट का 139(1) होता है। शायद आपके इंटर के सिलेबस में ना हो ये सेक्शन, बट 139(1) होता है। और बिलेटेड रिटर्न पर पेनल्टी भी लगती है 5,000 की, वो भी कंप्यूटेशन में इंक्लूडेड थी। मैंने कहा यार ये तो मेरा रिफंड वाला सीन बन रहा है कि एक तो वो मेरा गेन की अमाउंट है वो कम हो जाएगी ऑब्वियसली, जो 2.5 लाख का तुमने गेन दिखा रखा है वो तकरीबन 25-30 हजार का, और मेरी 5,000 की फालतू की पेनल्टी भी गई हुई है, पता नहीं क्या क्या वो आपका इंटरेस्ट, डिलेड इंटरेस्ट वगैरह जो जो भी थे। तो इवेंचुअली वो कहते हैं कि चलो यार टैक्स जा चुका है, रिफंड को लेकर फिर स्क्रूटनी में भी सब आ जाएगा। एक काम करते हैं, हम फिगर्स रिवाइज कर देते हैं, दैट योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी फॉल्स टू द सेम अमाउंट ओनली। मैं कहा चल कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम ढंग से तो फाइल करो, ये मेरी डिलेड रिटर्न नहीं थी। ठीक है, तो ये है एक वो लेवल। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि मी बीइंग नॉन प्रैक्टिसिंग सीए, जो कि एज सच थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी कोसों दूर है। मैंने अपनी जिंदगी में जब सीए फाइनल के में टैक्स पढ़ा, उसके बाद मैंने टैक्स की किताबें, टू बी ऑनेस्ट है, मैंने उठाकर नहीं देखी। ठीक है जी, ठीक है, काम भी वो नहीं कर रहे हैं, तो आई हैव नो रिग्रेट अबाउट इट ऑल्सो। मुझे वो लॉ एक मे बी लेमैन से 15 या 20% ज्यादा पता होगा टैक्सेशन के बारे में, बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। स्टिल मैं अगर ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, तो जो एक्चुअली एक्सपर्ट है, जो एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने सालों से, वो ये गलती कैसे कर रहे हैं? वो गलती नहीं करनी है, वो जान के करते हैं। एक तरीके से जान के बात भी नहीं है बच्चे, ध्यान नहीं है, केयरलेसनेस, रेकलेसनेस। ठीक है। एंड आई रिमेम्बर जब मैं अभी सीए बनी भी नहीं थी, सीए फाइनल की स्टूडेंट ही थी, हमारे अपने घर के केस में एग्रीकल्चरल लैंड बेची है। एग्रीकल्चरल लैंड पर कोई कैपिटल गेन लगता है? नहीं लगता। बट गलती क्या हुई कि कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली आईटीआर में नहीं लगता, तो वहां पर ना कुछ भी नहीं आना था। बट क्योंकि बैंक अकाउंट में एक बड़ी अमाउंट क्रेडिट हो चुकी थी मेरे फादर की, तो कहीं ना कहीं स्क्रूटनी में वो केस डल गया कि आपके बैंक अकाउंट में एक ह्यूज ट्रांजैक्शन हुई है जी। तो सिंपल सा केस था कि हमको अपनी तरफ से एक सबमिशन डालनी थी इनकम टैक्स ऑफिसर को कि हमने एग्रीकल्चरल लैंड बेची है, तो ये उसका है। बट हमारा जो सीए था उस टाइम पर कहते नहीं जी, ये तो आपका टैक्स बनेगा और डिपार्टमेंट में पैसे खिलाने पड़ेंगे अगर आपको स्क्रूटनी को यहीं पे रोकना है तो। मैंने कहा किस बात के पैसे खिलाने पड़ेंगे, क्यों रिश्वत खिलानी जब टैक्स बनता ही नहीं है? व्हाट इज एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन? कैसे आप बताते हो कि कोई पर्टिकुलर लैंड एग्रीकल्चरल लैंड थी, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड? वो म्यूनिसिपैलिटी से एरियल डिस्टेंस देखते हैं, एरियल, एरियल का क्या मतलब? एज अ बर्ड फ्लाइज। ठीक है, मैंने गूगल मैप खोले और म्यूनिसिपैलिटी लिमिट से हमारी जो वो लैंड बिकी थी उस पॉइंट तक लाइन खींची, दिखाया कि ये कितने किलोमीटर है, उस चीज का स्क्रीनशॉट लिया, प्रिंट आउट निकाला, सीए को बोला, मैंने बोला सीए को, मैंने नहीं बोला, मेरे फादर ने बोला कि आप जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यही कागज जमा करवा के आओ, किस बात की हम रिश्वत दें। जमा करवाएं, स्क्रूटनी वहीं पे खत्म। ठीक है जी, बात बन गई। तो ये है सीएस का हाल, बिना कुछ, बिना केस, बिना बेसिस के। बेसिकली रिश्वत अगर हमसे लेते 1-2 लाख, बीच में से अपना 10-20-30% कट वो भी रख लेते, बाकी इनकम टैक्स ऑफिसर को खिला देते, बट किस बात का? विदाउट एनी बेसिस। ये चीजें भी होती। ठीक है, बोला जाता है सीएस खाते हैं, अंडर द टेबल पैसे खाते हैं, बट एटलीस्ट अपनी खाने के चक्कर में इनकॉम्पिटेंसी तो मत दिखाओ किसी को। अगर मेरा जेन्युइनली बन रहा होता टैक्स, जेन्युइनली मेरी एक एग्रीकल्चर लैंड ना होती, जेन्युइनली कैपिटल गेन बन रहा होता, मैं खुद खुशी खुशी पैसे खिलाती, ये केस बंद कराओ यार। बट एटलीस्ट बिना किसी बात के आप पैसे मांग रहे हो, वो ठीक। ठीक है जी। सो इन जनरल में कहाँ थे हम, कहाँ चले गए हैं? बट इन जनरल बोलना चाहूंगी बच्चे, पढ़ लिख लोगे, बट उसके बाद के अपने कॉम्पिटेंसी स्किल्स थोड़े अच्छे रखना। आर्टिकल से अच्छी करना, डम्मी मत करना। ठीक है, चलो
डमी मतलब बिना ऑफिस गए बस दिखा दिया 2 साल के आर्टिकल शिफ्ट करना है, साइन करवा लिया किसी से, सीए से, जानकारी में होते भी इसी है। चलो, सेकंड रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रही है फाइनेंशियल लीवरेज। हाँ जी, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला न्यूमरेटर में ईबीआईटी, डिनोमिनेटर में ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। अब बच्चे ध्यान से देखें, पहले प्लान में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, तो कैन वी से सिंप्लीफाई होकर फॉर्मूला रह जाता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। एक बार सोच के देखो, तो पहले प्लान में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, इसलिए बताओ फॉर्मूला के हिसाब से ईबीआईटी कितना पहले प्लान में, बताओ बताओ बताओ, 4 लाख। ईबीटी कितना है, 4 लाख। इसमें कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था, तो ये कंपोनेंट अपने आप में 0 रह जाएगा। मतलब सिंपली अगर ना भी लिखें इसको, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1। सिमिलरली हाँ जी, अब वही चीज है कि 0 to 0.99 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। अभी हमने एनालिसिस वाला टेबल कंप्लीट नहीं किया ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी ये केसेस भी। आपका 4 लाख ईबीआईटी था और ईबीटी कितना था, 3,76,000। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं था तो वो पोर्शन 0 रह जाता है। ये आंसर कितना आ रहा है, 1.06। तीसरा, 4 लाख डिवाइडेड बाय, प्रेफरेंस डिविडेंड यहां पर भी नहीं था, 1.07। लास्ट वाले प्लान में केयरफुल रहिएगा, ईबीटी तो 4 लाख है, प्रेफरेंस डिविडेंड 18,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, टी मतलब टैक्स रेट, टैक्स रेट। तो ये चीज आपके पास है, हाँ जी, 18,000 डिवाइडेड बाय 0.6, 30,000। 4 लाख डिवाइडेड बाय 370, आंसर कितना आ जाएगा, 1.08। 08 है ना, चेक करना। हाँ जी, 1.08 आ गया, ओके ठीक है जी। क्वेश्चन है, हमसे कोई कमेंट पूछता है वैसे कि कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा प्लान आपको सेलेक्ट करना चाहिए, नहीं नहीं वो प्लान 4। आप सारे बोल रहे हो, बताओ। प्लान 4, बाय प्लान 4, ईपीएस तो थर्ड में नहीं जाता, थर्ड में 7.2 है, 1.08। ईपीएस बच्चे, ईपीएस के हिसाब से आप देखते हो, हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, ईपीएस मैक्सिमाइजेशन इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तो ईपीएस मैक्सिमम जहां पर है हम उसके हिसाब से काम कर लेंगे। एट करंट ईबीआईटी ऑफ 4 लाख, प्लान 3 हमको हाईएस्ट ईपीएस ऑफर कर रहा है, तो प्लान 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, पीपीआई एक ऑप्शन होता है, हाँ जी। पीपीआई देख के इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा लेना है। देखो हम ये कह रहे हैं कि इन्वेस्ट तो करना ही करना है, ईबीआईटी तो 4 लाख ही आएगा, ईपीएस जिसमें हाईएस्ट आ रहा है। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द बिजनेस कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, वो खुश होनी चाहिए, वो खुश है तभी हमारा वैल्यू भी, मार्केट वैल्यू भी अच्छी चलेगी। वही तो एफएम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। और ओनर किस चीज से खुश होंगे, ईपीएस के। ठीक है जी, ईपीएस जिधर हाईएस्ट है उस प्लान को सेलेक्ट कर दिया जाएगा। बट ये वाली जो चीज है ना, ईपीएस देखकर प्लान को सेलेक्ट करना, ये प्रॉपर आगे के चैप्टर में हमारा टॉपिक ही यही है, सिलेक्शन ऑफ द प्लान। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ एक फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने पर हमारा मेन फोकस है। बताइए, तो देखेंगे ओनर्स फंड, बोरोड फंड्स के बारे में। ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स के बारे में हाँ जी देखेंगे, बिल्कुल। अब आप ये सोचो कि सिर्फ और सिर्फ प्लान 1 में ओनर फंड्स रख दिए, या प्लान 4 में भी काइंड ऑफ ओनर फंड्स ही थे कि या तो इक्विटी था या तो प्रेफरेंस ही था। बट बच्चे एक बार फोकस कर लीजिए, हमेशा अपने आप को
बोरोड फंड्स का रिस्क से बचाकर सिर्फ और सिर्फ ओनर फंड्स रखना, कहने का मतलब एक फर्म को ऑल इक्विटी हो जाना हमेशा अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि क्या है, यहाँ पर आपका फाइनेंशियल लीवरेज का मेजर आ रहा है 1। इसका क्या मतलब है, फाइनेंशियल लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब रिस्क लिया नहीं। रिस्क नहीं लिया कहने का मतलब अगर फेवरेबल सिनारियो भी चल रहा है, बढ़ चढ़ के इक्विटी वालों के लिए बचेगा नहीं कुछ। 10% से ईबीआईटी बढ़ा तो ईपीएस भी 10% से ही बढ़ेगा, फिर मैग्नीफाई होकर नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी, प्रोपोर्शनेट ही बढ़ेगा। अदरवाइज आप बाकी जगह पर अगर बोरोड फंड्स भी रख रहे हो, आप ये बोलोगे ईबीआईटी ने तो बढ़ जाना है बट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन तो अपनी जगह वही सेम है जी, तो ईपीएस के लिए बढ़ बढ़ चढ़ के मैग्नीफाई होकर बचेगा। ये आर्बिट्रेज। अभी नहीं पढ़ना। ठीक है जी, तो ऑल इक्विटी फर्म होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। रिस्क जरूर कम है या रिस्क नहीं है आप ये कह लोगे, बट अपने आप को बिल्कुल सेफ्टी जोन में रखोगे वो हमेशा के लिए ठीक नहीं रहेगा। कॉस्टली वैसे ऑनलाइन पड़ेगा ना ज्यादा, क्योंकि इसमें कम हो गया ये। कॉस्टली की अगर मैं बात करूं, हमारा प्रॉपर चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें ये बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ डेट कम देखा जाता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक तो इसका एक कारण पता है क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट में आपको डिबेंचर होल्डर को क्या पे करना है, इंटरेस्ट, और इक्विटी वालों को क्या पे करना है, डिविडेंड। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि प्री टैक्सेशन फिगर है, मतलब अगर पीएनएल में डेबिट हो गई तो ईबीटी कम हो जाता है और टैक्स भी फिर कम भी हो जाएगा। हम बोलते हैं इंटरेस्ट कहीं ना कहीं टैक्स बचा भी लेता है अगर इंटरेस्ट है तो। क्या डिविडेंड कहीं पर डेबिट होकर टैक्स बचा सकता है, नहीं बचा सकता। तो एक तो ये चीज होगी कि इफेक्टिवली देखा जाए कॉस्ट ऑफ डेट कम पड़ता है। दूसरी चीज, डिबेंचर होल्डर वर्सेस इक्विटी शेयर होल्डर में किसने ज्यादा रिस्क लिया है हमारी सिक्योरिटी लेकर, इक्विटी वालों ने। जिसका हायर रिस्क है उसकी हायर रिटर्न एक्सपेक्टेड भी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप लोन लेने जाओगे आपको लोन सस्ता पड़ेगा, बट अगर आप इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करोगे आपको डिविडेंड हायर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ वहां पर हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डेट इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो बात तो ये हो गया, डेट रखने का फायदा क्या है, सस्ता पड़ता है। ठीक है जी, बट डेट रखने की वजह से एक रिस्क भी है। तो इट इज ऑब्वियसली अ बैलेंस नीड टू बी देयर, अ बैलेंस नीड टू बी देयर कि हमको अपनी कॉस्ट भी कम करनी है, इधर से हमको अपना रिस्क भी बैलेंस करके चलना है। तो ये सारा आगे का डिसीजन है। मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो इंडेक्स में आपके 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3, 4, 5, ये तीनों चैप्टर्स किसके रिलेटेड है, फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब पैसा कहां से आएगा, मतलब हमको कितना इक्विटी रखना है कितना डेट रखना है वगैरह वगैरह। तो जब हम ये तीनों चैप्टर्स को पढ़ लेंगे ना, जो जो भी आपके ये डाउट्स आ रहे हैं कॉस्ट से रिलेटेड, जो जो भी चल रहा है सब इन तीनों चैप्टर्स में कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, ऑलराइट। बच्चे जैसे हमने कल एनालिसिस किया था, फाइनेंशियल लीवरेज में भी एनालिसिस करेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5। तो एक चीज और हाँ जी बताओ। हाँ जी बिल्कुल। जैसे हमारा ये फाइनेंशियल लीवरेज आया है 1,1,2,063, हाँ हाँ, ये क्या बताया फिर इसमें? इसका क्या मतलब है, देखो अगर 1.06 है इसका ये मतलब है कि अगर ईबीआईटी बढ़ रहा है 1% से तो ईपीएस बढ़ जाएगा 1.06% से, क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज का एक ये भी तो फॉर्मूला है ना, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआई। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। You are given 2 financial plans of a company which has 2 financial situations. Detailed information are as under. Installed capacity है 10,000 units. Actual production and sales है 60% of installed capacity. Selling price per unit है 30. Variable cost per unit है 20. Fixed cost situation A, situation B. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी दे दिया जिसमें 2 अलग अलग फाइनेंशियल प्लान है, इक्विटी और डेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ बोथ द प्लान्स। बच्चे ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला मुझे बताना, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। हम प्रॉपर्ली क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, एक बार मुझे ढूंढ के बताओ
कि कंट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ दिखाई दे रही है? फर्स्ट पैराग्राफ में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 10,000, बट एक्चुअली हमने 60% पर ऑपरेट किया, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 6,000। 6,000 यूनिट्स हमने बेचे 30 पर यूनिट में, और वेरिएबल कॉस्ट थी उनकी 20, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट वगैरह करके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब कंट्रीब्यूशन तो आपके पास आ जाएगी, कितनी बता रहे हो? 60,000। बिल्कुल लिख के ये काम करेंगे हम प्रॉपर्ली। अब कंट्रीब्यूशन में से माइनस होना है फिक्स्ड कॉस्ट, बट बच्चे दो अलग अलग सिचुएशंस में दो अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट है। अब कंट्रीब्यूशन तो सेम है, बट फिक्स्ड कॉस्ट के दो ऑप्शन आ गए, मतलब ईबीआईटी भी दो अलग अलग निकलेंगे। क्योंकि ईबीआईटी दो अलग अलग निकलेंगे, इसलिए मेरी ऑपरेटिंग लीवरेज के आंसर भी दो होंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब मेरे ईबीआईटी दो हैं, ध्यान से देखो, मेरे ईबीआईटी दो अलग अलग है, इसको मैं बोल रही हूँ ईबीआईटी 1, ईबीआईटी 2, जो भी आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है इनकम स्टेटमेंट में, बताओ? इंटरेस्ट माइनस करोगे। अब इंटरेस्ट को लेकर देखो, प्लान एक्स वाई और प्लान एक्स एम में अलग अलग अमाउंट ऑफ डेट है। 12% इंटरेस्ट, एक जगह 40,000 पर 12% यानी कि 4800 इंटरेस्ट है, और एक जगह 10,000 पर 12%, 1200। तो सोचो, दो ईबीआईटी आगे दो इंटरेस्ट, तो हमारे पास 2 × 2 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मेरे पास 4 ईबीटी निकल कर आएंगे। एक ईबीआईटी पर दो बार टैक्स लगेगा, एक ईबीआईटी एक मतलब हम बोलेंगे अगर ईबीआईटी 1 है, उसमें से प्लान एक्स वाई में अलग इंटरेस्ट है, प्लान एक्स एम में अलग इंटरेस्ट है। अगर ईबीआईटी बदल गया, अगेन दोनों प्लान्स के दोनों अलग अलग इंटरेस्ट है, तो देयर आर 4 पॉसिबल ईबीटी। इनकम स्टेटमेंट को हम ईबीटी के बियॉन्ड कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्सेशन मेंशन नहीं है। बट सोचो, आगे प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, होता तो इस बैलेंस शीट में दिखाई दे जाता, कैपिटल स्ट्रक्चर में। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला, इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, सिंप्लीफाई होकर क्या रह जाता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। बन जाएगी बात, ईबीटी तक पैक करोगे। बट पॉइंट इज 4 अलग अलग ईबीटी हैं, तो मेरी फाइनेंशियल लीवरेज भी निकलेंगी 4। 2 ऑपरेटिंग लीवरेज और 4 फाइनेंशियल लीवरेज निकलेंगी। आइए जी आइए, प्रॉपरली हम इस क्वेश्चन को टेकअप करेंगे अभी। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर एसएम क्लास टुडे। क्वेश्चन करके देख रहे हैं बच्चे, करके देख रहे हैं। बस इट इज जस्ट दैट, क्यों मैंने आपको बताया कि हम ना एक कॉमन फॉर्मेट नहीं बना पाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स टिल द एंड। देखिएगा, मैंने पहले लिखा कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, और इसके लिए यू विल क्रिएट 2 कॉलम्स फॉर सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी। चलिए जी, हाँ जी, सेल्स 6,000 यूनिट्स पर 30, तो ये कितना आ गया? माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन तक तो हम सेम ही चल रहे हैं, कितनी कंट्रीब्यूशन आ गई दोनों जगह? 60,000। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट, बच्चे वो सिचुएशन ए में अलग है कितना? 30,000। सिचुएशन बी में अलग है कितना? 25,000। तो आपके पास दो अलग अलग ईबीआईटी आ रहे हैं, 40,000 और मैम हाँ जी, मैम वो वेरिएबल कॉस्ट नीचे अपने सी से क्या लिखा है? ये कंट्रीब्यूशन, ओके। कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। हाँ जी बच्चे, यहीं पर लगा दो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन 60,000 अपॉन ईबीआईटी 40,000, ये कितने आ गए? 1.71। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब हम ईबीआईटी
तो आगे ऐसे कंटिन्यू ना कर पाते माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट के दो अलग अलग ऑप्शन है। मतलब सिचुएशन ए में भी दो अलग ऑप्शन, सिचुएशन बी में भी दो अलग ऑप्शन। तो टू कंटिन्यू दिस क्वेश्चन हमको सेपरेट फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, हाँ जी, पर्टिकुलर्स। और अब आप ऐसे काम कर सकते हैं, सिचुएशन ए एंड उसके अंडर सब कॉलम प्लान एक्स वाई, प्लान एक्स एम। सिचुएशन बी, प्लान एक्स वाई, प्लान एक्स एम। हाँ जी, ईबीआईटी मुझे बताएंगे। 40,000। सिचुएशन ए में 40,000 है और सिचुएशन बी में 35,000। अब इंटरेस्ट केयरफुली, वेरी केयरफुली, प्लान एक्स वाई में 40,000 पर 12% यानी कि 4,800, और प्लान एक्स एम में 10,000 पर 12% यानी कि 1,200। लीजिए, अब चारों जगह ईबीटी आ जाएगा और फिर आप फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बच्चे फॉर्मूला तो मैं इंसिस्ट करूंगी हर क्वेश्चन में पूरा पूरा लिखा जाए, भले ही यहां पर शॉर्ट में ईबीआईटी अपॉन ईबीटी रह जाता है, बट पूरा पूरा लिखने की आदत डालो। ये ना हो आपको भी रट्टा बच जाए ईबीआईटी अपॉन ईबीटी का। चलो जी, कैलकुलेशन करके मुझे बता देना ये। 1.136, 1.136, 1.013, नेक्स्ट, 1.159, नेक्स्ट। 1.035। ये भी बताने की। आपने ये आंसर ठीक ही बताया, तो आई एम अज्यूमिंग ईबीटी भी ठीक ही कैलकुलेटेड होगा आपके पास। स्टिल चलो बता दो 35,200, जी। 38,800, हम्म। 32,100, 33,800। लो जी, क्वेश्चन खत्म। आज कुछ होमवर्क में नहीं जा रहा है, अगली क्लास से भर भर के होमवर्क मिलेगा इस चैप्टर का। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। एफएम की क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इन द नेक्स्ट क्लास। कंप्लीट कर लीजिए बच्चे। 5 मिनट्स बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं।